हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल घर से गुरु। हिस्ट्री सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट, जिसे मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। ये एक्ट 1919 में पास हुआ था। जैसा कि हमने मॉर्ले मिंटो एक्ट में समझा था, उसी तरह हम इस एक्ट को भी, ये एक्ट क्या था, ये कब पास हुआ, ये कहाँ पास हुआ, ये कैसे पास हुआ, क्या प्रोसेस था इसका, ये एक्ट क्यों लाया गया, ये एक्ट किसके द्वारा लाया गया और इस एक्ट के परिणाम क्या हुए, इन सब बातों के जरिए समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये एक्ट कब आया और इसे लाने वाले कौन थे। जैसा कि हमने मॉर्ले मिंटो एक्ट में भी पढ़ा कि उस समय एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव बनकर इंग्लैंड में बैठते थे और वहीं से कोऑर्डिनेट करते थे, और दूसरे थे वाइसरॉय जो इंडिया में ही रहकर सारा काम संभालते थे। इन्हें ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी सारी लॉयल्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ ही होती थी। तो इस एक्ट के समय इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एडविन मॉन्टेग्यू और इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन्हीं दोनों के नाम पर इस एक्ट का नाम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट पड़ा और ये एक्ट 1919 में पास हुआ था। वैसे इससे पहले अगस्त 1917 में एडविन मॉन्टेग्यू ने एक ब्रीफ तैयार किया था कि 1919 में जो रिफॉर्म्स लाए जाएंगे उनमें क्या क्या बातें शामिल होंगी और इस एक्ट को लाने का क्या मकसद होगा। इसे ऑगस्ट डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। वैसे ऑगस्ट डिक्लेरेशन में लिखा गया था कि इस रिफॉर्म को लाने का मकसद इंडिया में जिम्मेदार सरकार बनाना होगा जो कि अल्टीमेट सेल्फ गवर्नमेंट बनने की दिशा में एक कदम होगा। लेकिन बाद में इसके साथ ये भी जोड़ दिया गया कि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ब्रिटिश इंडिया का ही हिस्सा होंगी और अल्टीमेट सेल्फ गवर्नमेंट वाली बात को हटा दिया गया। अब जानते हैं कि ये एक्ट क्यों लाया गया या इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसे हम इस एक्ट का बैकग्राउंड भी मान सकते हैं। तो इस एक्ट से पहले और भी रिफॉर्म्स आए, लेकिन अभी तक ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में इंडियंस की भागीदारी बढ़ाने की सिर्फ बातें ही होती रही, या फिर सब कुछ सिर्फ पेपर्स में ही लिखा हुआ था, ग्राउंड लेवल पर एक्चुअली कुछ काम नहीं किया गया, जिस वजह से इंडियन पब्लिक में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए नाराजगी बढ़ती जा रही। वहीं 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई, जिसमें ब्रिटेन भी एक पार्टी था। तो इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि अगर इंडियंस इस वॉर में ब्रिटेन का साथ देते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसके बदले में उनकी मांगे मानेगी। तो इसी वादे के बदले में मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट लाया गया, जिस पर काम 1917 में शुरू कर दिया गया। जब अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आया, या जिसे हम अगस्त डिक्लेरेशन भी कहते हैं। अब बारी आती है ये जानने की कि ये एक्ट क्या था या इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई थी। तो मॉन्टफोर्ड एक्ट से पहली बार इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुए। वैसे अभी ऐसा नहीं था कि सभी लोग वोट दे सकते थे या किसी एज लिमिट के ऊपर सब लोग वोट दे सकते थे, बल्कि केवल देश के कुछ गिने चुने लोगों को ही वोट देने की परमिशन थी। इन गिने चुने लोगों में अमीर जमींदार, जागीरदार, वो लोग जो हाईली एजुकेटेड थे, सरकार में ऊंचे पदों पर थे या रह चुके थे, या जो अच्छा खासा टैक्स जमा करते थे, यानी कि सिर्फ क्रीमी लेयर की ही लोगों को वोटिंग की परमिशन थी। भारतीय महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन ये भी कुछ गिनी चुनी महिलाओं के लिए ही था।
दूसरा, इस एक्ट से इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना को भी मंजूरी मिली। तीसरा, लंदन में हाई कमीशन ऑफ इंडिया के पद की स्थापना हुई, जिसका ऑफिस लंदन में खोला गया। इनकी सैलरी इंडिया के फंड से जाने लगी, जबकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनकी सैलरी अभी तक इंडियन फंड से जाती थी, अब उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिलना शुरू हुआ। इसके अलावा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें मॉर्ले मिंटो एक्ट 1909 के द्वारा एक इंडियन मेंबर को स्थान मिला था, तो अब वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन मेंबर्स की संख्या को बढ़ाकर 3 कर दिया गया। दरअसल वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वायसराय को मिलाकर कुल 8 लोग रखे गए थे। पहले थे वायसराय खुद, दूसरे थे कमांडर इन चीफ, और ये दोनों ही ब्रिटिश होंगे। इनके अलावा बचे हुए 6 मेंबर्स में से 3 ब्रिटिश और 3 इंडियन मेंबर्स होंगे। जिस तरह 1909 में पहली बार मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया था, यानी प्रेसिडेंसीज में मुस्लिम्स के लिए कुछ रियासतें चुन ली गई, जिन पर केवल मुस्लिम्स ही खड़े हो सकते थे और मुस्लिम्स ही वोट डाल सकते थे, तो इस तरह धर्म के आधार पर भारत को बांटने की नीति पर आगे बढ़ते हुए अब सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन और यूरोपियंस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई। अभी तक सेंटर और प्रोविंसेस का एक ही बजट होता था, लेकिन इस बिल से सेंटर और प्रोविंसेस दोनों के लिए सेपरेट बजट लाने की व्यवस्था की गई। इस बजट का 25% हिस्सा वोटेबल और 75% हिस्सा नॉन वोटेबल था, यानी जो बजट पास होना है उसके केवल 25% हिस्से पर ही बहस हो सकती थी, और क्योंकि वायसराय को हर चीज में वीटो पावर थी, तो वो इस 25% हिस्से के आधार पर बनने वाले कानून को भी हटा सकते या अपनी मर्जी से उसमें कुछ भी फेरबदल कर सकते थे। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ये आया कि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरकी यानी द्वैध शासन पद्धति की स्थापना हुई। इसके द्वारा प्रोविंसेस में दोहरी सरकार की स्थापना हुई, जिसमें से एक अपने कामों के लिए उत्तरदायी होती थी और दूसरी नहीं। विभागों को सेंट्रल, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड लिस्ट में बांट दिया गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिजर्व्ड लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने लगी, और सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने लगी। सेंट्रल लिस्ट के सब्जेक्ट्स थे फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, इकोनॉमी, करेंसी, ऑल इंडिया सर्विसेज, डिफेंस और कम्युनिकेशन। इन सभी सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का था, जिसमें वायसराय और उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स शामिल होते थे। अब प्रोविंशियल लेवल पर बात करते हैं, जहां सब्जेक्ट्स को फिर 2 भागों रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में बांट दिया गया। रिजर्व्ड लिस्ट के सब्जेक्ट्स थे जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट, रेवेन्यू, पुलिस एंड प्रिजन, प्रेस और एग्रीकल्चरल लोन्स। ट्रांसफर्ड लिस्ट के सब्जेक्ट्स थे लोकल गवर्नमेंट और उनका सुपरविजन, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स और इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब जानते हैं कि प्रोविंसेस में कौन ट्रांसफर्ड लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकता था। ट्रांसफर्ड लिस्ट पर लॉ बनाने का अधिकार था गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स को, जो कि पूरी तरह प्रोविंशियल काउंसिल की तरफ जिम्मेदार थे। इसमें इंडियन मेंबर्स होते थे, यानी उनकी पूरी जिम्मेदारी होती थी प्रोविंशियल काउंसिल और जनता की तरफ। वहीं दूसरी तरफ रिजर्व्ड लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर काम करते थे उस प्रोविंस के गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स, क्योंकि प्रोविंस के गवर्नर सेंटर में बैठे वायसराय के रिप्रेजेंटेटिव थे, इसलिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी।
इस एक्ट को लाने के साथ ये भी निर्धारित किया गया कि 10 साल बाद एक कमेटी बिठाई जाएगी जो इस एक्ट के द्वारा हुए कामों और बदलावों की समीक्षा करेगी। 1927 में आई साइमन कमीशन की रिपोर्ट इसी का परिणाम थी। अब बात करते हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की। सेंट्रल गवर्नमेंट के दो पार्ट्स थे। पहला एग्जीक्यूटिव, जिसके हेड थे वाइसराय, और उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी में उनके और कमांडर इन चीफ के अलावा 6 और मेंबर्स थे, जिसमें से 3 इंडियंस होते थे, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया। और दूसरा था लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में एक अपर हाउस होता था जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, और दूसरा लोअर हाउस था जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। पहले बात करते हैं अपर हाउस यानी काउंसिल ऑफ स्टेट की। काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स की संख्या 60 होती थी और इन्हें 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता था। इन 60 मेंबर्स में से 27 नॉमिनेटेड होते थे वाइसराय के द्वारा, और इन 27 में से भी 17 मेंबर्स ऑफिशियल और 10 मेंबर्स नॉन ऑफिशियल थे। 60 में से 27 तो हो गए नॉमिनेटेड, बचे हुए 33 मेंबर्स यानी कि 33 मेंबर्स इलेक्टेड थे, जिनमें से 15 जनरल, 11 मुस्लिम, 3 यूरोपियन, 1 सिख और 3 मेंबर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ बॉम्बे एंड बंगाल में से चुने जाते। लोअर हाउस यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल मेंबर्स की संख्या थी 145 और इन्हें 3 सालों के लिए अपॉइंट किया जाता था। इन 145 मेंबर्स में से 41 नॉमिनेट होते थे वाइसराय के द्वारा, और इन 41 नॉमिनेटेड मेंबर्स में से 26 ऑफिशियल मेंबर्स होते थे और 15 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब बात करते हैं बचे हुए 104 इलेक्टेड यानी चुनकर आने वाले मेंबर्स की। तो इन 104 मेंबर्स में से 52 सीट्स जनरल के लिए थी, 30 मुस्लिम्स के लिए, 9 सीट्स यूरोपियन के लिए, 7 लैंडलॉर्ड्स के लिए, 4 इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स के लिए और 2 सिखों के लिए। ये तो थी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की बात। अब देखते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था। 1919 से पहले ऐसे प्रोविंसेस जहां लेजिस्लेचर था उनकी संख्या 7 थी। इनमें शामिल थे यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे, बंगाल, बर्मा, पंजाब, असम और मद्रास। अब 1919 में इनमें 2 और प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस और बिहार एंड उड़ीसा जोड़ दिए गए। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी 2 पार्ट्स थे, एक एग्जीक्यूटिव और दूसरा लेजिस्लेचर। जो हमने बात की डायरार्की की वो एक तरीके से यहीं से आती है। प्रोविंशियल लेवल पर एग्जीक्यूटिव्स भी 2 भागों में बटे हुए थे। एक थे एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स जो अपने कामों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराए जा सकते थे, और दूसरे थे मिनिस्टर्स जो कि अपने कामों के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते थे। यानी यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरार्की का सिद्धांत होता था। प्रोविंस के एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर होते थे जो कि सेंटर में बैठे वाइसराय के एजेंट होते थे या कहें कि उन्हीं की तरफ रिस्पॉन्सिबल होते थे। तो एग्जीक्यूटिव काउंसलर को नॉमिनेट करते थे गवर्नर, और जो हमने पहले रिजर्व लिस्ट की बात की जिसमें प्रोविंस के सारे महत्वपूर्ण विभाग आते थे, उन सभी मामलों पर गवर्नर अपने इन एग्जीक्यूटिव काउंसलर के साथ मिलकर ही लॉ बनाते। दूसरी लिस्ट जो कि कम महत्वपूर्ण विभागों की थी, जिसका नाम था ट्रांसफर्ड लिस्ट, उस पर मिनिस्टर्स लॉ बनाते थे जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुनकर आए थे, और उनमें से
गवर्नर के द्वारा चुनकर मिनिस्टर बना दिए गए और ये अपने कामों के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू जनता की तरफ रिस्पॉन्सिबल होगी। और जैसा कि हमने अभी बताया, ये ट्रांसफर्ड लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बनाता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का दूसरा पार्ट था लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्योंकि अलग अलग प्रोविंस में पॉपुलेशन के हिसाब से मेंबर्स की संख्या अलग अलग हुई थी, इसलिए नंबर्स में निर्धारित ना करके परसेंटेज के आधार पर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स को बांटा गया। तो निर्धारित ये हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 70% इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और 30% नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे जिन्हें गवर्नर नॉमिनेट करें। इन 70% इलेक्टेड मेंबर्स में से ही गवर्नर कुछ और मेंबर्स को चुनेंगे जो कि प्रोविंस की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मिनिस्टर्स होंगे, जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। ये ही मिनिस्टर्स अपने हर काम के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू जनता की तरफ रिस्पॉन्सिबल होंगे और ये ट्रांसफर्ड लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बनाएंगे। ये हमने अपनी पिछली स्लाइड में पढ़ा था। और 30% नॉमिनेटेड मेंबर्स में से 20% ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और 10% नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। तो ये तो थी बात सेंटर और प्रोविंसेस में सीट के बंटवारे की कि किस आधार पर होगा। और अब देखते हैं कि इस एक्ट को लाने के परिणाम क्या होंगे। इस एक्ट से पहले लाए गए एक्ट्स की तरह इस एक्ट में भी भारतीयों को बहुत कुछ देने के सिर्फ वादे किए गए। लेकिन क्योंकि वीटो पावर वायसराय के हाथों में थी, जो कि किसी भी नियम को जो कि पारित किया गया हो कैंसिल कर सकते थे, कैंसिल किए गए एक्ट खुद पारित कर सकते थे, बजट का 75% हिस्सा खुद पास करवा सकते थे। इसलिए जमीनी तौर पर कोई भी हक भारतीयों को नहीं दिया गया। जो विभाग भारतीय मिनिस्टर्स को दिए गए, पर वैसे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो ज्यादातर पब्लिक वेलफेयर से जुड़े होते, जैसे कि पब्लिक हेल्थ। तो इन सब पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई काम नहीं करना चाहती थी और ये सभी काम इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिए। इस एक्ट को क्रिटिसाइज करते हुए 1919 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट ने कहा था कि ऐसा एक्ट ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लाना चाहिए और ना ही भारतीयों को स्वीकार करना चाहिए। मोतीलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा कि ऐसा लगता है जैसे एक हाथ से कुछ दिया गया हो और दूसरे हाथ से उसे छीन लिया गया हो। मॉडरेट्स और मुस्लिम लीग फिर भी काफी हद तक इस एक्ट से संतुष्ट थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट इस एक्ट से और भी ज्यादा नाराज हो गए। तो कुल मिलाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए पहले के एक्ट्स की तरह ये एक्ट भी एक फेलियर था, जिसका परिणाम 1927 में साइमन कमीशन के आने पर सामने आए, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। तो आज के लिए घर से गुरुकुल में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।